गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा एनपीए का सेशन चल रहा था जिसमें हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह डिस्कस करे थे फर्स्ट क्लास में। आज सेकंड सेशन है एनपीए का। तो एनपीए हमने डिस्कस करा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, उसे हम बैड लोन भी बोलते हैं। हमने डिस्कस करा था कि ये वो वाला लोन होता है जब कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए इंटरेस्ट पेमेंट में या प्रिंसिपल पेमेंट में। एनपीए जो बना है वर्ड, वो किस तरीके से बना है? परफॉर्मिंग एसेट से। परफॉर्मिंग एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जिसमें बैंक ने मान लिया कस्टमर को लोन दिया है और कस्टमर टाइमली ईएमआई डिपॉजिट कर रहा है, तो ऐसे एसेट्स, क्योंकि लोन बैंक के लिए एसेट्स होते हैं, तो परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है कि वो वाले एसेट्स जिसमें कस्टमर की तरफ से ईएमआई टाइमली डिपॉजिट हो रही है, कस्टमर ने डिफॉल्ट नहीं करा है, तो ऐसे लोन्स को हम परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो वाले लोन हो जाएंगे, नाम से ही समझ आ रहा है, जब कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है, प्रिंसिपल पेमेंट में, इंटरेस्ट पेमेंट में, मतलब एसेट्स ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, ईएमआई अब आ ही नहीं रही है बैंक के पास, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। तो पहले सेशन में हमने डेफिनेशन भी डिस्कस करी थी कि एनपीए की कैटेगरी में कोई भी लोन कब आता है? जब कस्टमर की तरफ से 3 महीने तक या 90 डेज तक ईएमआई डिपॉजिट ना हो। तो जब 3 महीने तक कोई भी ईएमआई डिपॉजिट नहीं होती तो पैसा एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। एनपीए में हमने ये भी डिस्कस करा था कि सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस अकाउंट होते हैं। 3 महीने से 1 साल तक वो पैसा सब स्टैंडर्ड अकाउंट में रहता है, 1 साल से ज़्यादा वो पैसा डाउटफुल अकाउंट में रहता है अगर ईएमआई नहीं आ रही है, और डाउटफुल अकाउंट में तब तक रहता है जब तक बैंक को आखिरी उम्मीद है कि रिकवरी हो जाएगी। इस बीच रिकवरी प्रोसेस चल रहा होता है, और जब बैंक की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है कि पैसा अब नहीं आने वाला, तो पैसा लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बैंक उस पैसे को लॉस मान के चलता है कि वो नुकसान हो गया, ठीक है। ये सब हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस करा था। बैलेंस शीट वगैरह भी हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस करी थी, ठीक है। फिर अब बात होती है एनपीए रिकवरी किस तरीके से होती है। अब कोई पैसा एनपीए की कैटेगरी में आ गया तो फिर क्या होगा? रिकवरी के लिए फिर हमारे पास एक तो हमारे पास सारफेसी एक्ट है, हमने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस करा था सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट बैंक को एम्पावर करता है कि वो अपने कस्टमर से रिकवरी किस तरीके से कर सके अगर वो डिफॉल्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो एनपीए रिकवरी के लिए एम्पावर करता है बैंक को। इसमें अगर बैंक सारफेसी एक्ट के अकॉर्डिंगली रिकवरी कर रहा है तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते बैंक के रिकवरी प्रोसेस में, ठीक है। इसमें सारी चीजें डिफाइन है, प्रोसेस किस तरीके से रिकवरी होगी, विलफुल डिफॉल्टर कौन है, नॉन विलफुल डिफॉल्टर कौन है, वो सारी चीजें। विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है बैंक ने सारफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसने लोन लिया है वो वापस तो कर सकता है, लेकिन वो वापस देना नहीं चाह रहा, वो अपनी इच्छा से, खुद से, अपने विल से डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सारफेसी एक्ट है हमारे पास। उसके अलावा एक कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग होती है, कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि कोई भी कंपनी जिसने बैंक से लोन लिया है, मान लो उसकी जो डेब्ट ऑब्लिगेशन है, उसे हर महीना जो लोन वापस करना है उसकी ईएमआई हर महीना 4 लाख पेमेंट करनी है। मान लो कंपनी ने कुछ सालों तक, 4-5 साल तक तो जमा करा 4 लाख रुपए महीना ईएमआई, 4 लाख पर मंथ, लेकिन 4 साल के बाद कंपनी की फाइनेंशियल, 4-5 साल के बाद कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और फिर कंपनी ने बैंक को अप्रोच करा और बोला कि हम ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक ने उन्हें एक कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफर करा, जिसमें बैंक क्या करेगा, कंपनी ने मान लिया कि 5 और साल तक ईएमआई डिपॉजिट करनी थी, बैंक उस टाइम पीरियड को बढ़ा देगा 10 और साल तक, मतलब टाइम पीरियड डबल कर देगा, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट भी बैंक कम कर सकता है। मतलब वो जो पुराना वाला लोन था उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, कॉर्पोरेट डेब्ट को रीस्ट्रक्चर कर दिया। उससे क्या हुआ, कंपनी के ऊपर जो हर महीने की जो लायबिलिटी होती थी कि हर महीने इतनी ईएमआई बैंक में डिपॉजिट करनी है कि 4 लाख रुपए महीना जमा करना है, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ने से ईएमआई कम हो
हो जाएगी, वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए या 3 लाख कुछ हो जाएगी। उससे क्या होगा कि कंपनी जो 4 लाख नहीं दे पा रही थी 2-2.5 लाख रुपए दे पाएगी और वो पैसा एनपीए की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, इसके थ्रू बैंक क्या कर रहा है, कंपनी की डेब्ट ऑब्लिगेशंस को रिड्यूस कर रहा है बाय इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड एंड टू सम एक्सटेंट रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग होता है। उसके अलावा एक वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस भी होता है, वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब है, मान लिया कोई इंडिविजुअल जिसने डिफॉल्ट करा है वो ईएमआई नहीं दे रहा है, तो मान लो कि उसके ऊपर 2 साल या 3 साल हो चुके हैं, उसने 20 लाख का लोन लिया था, होम लोन या कोई और लोन, बिजनेस लोन, और ये प्रिंसिपल पेमेंट था और ये इतना 20 लाख का प्रिंसिपल रह गया था और मान लिया 10 लाख इंटरेस्ट पेमेंट है। तो बैंक कई बार क्या करता है, वन टाइम सेटलमेंट में कस्टमर को बोलता है कि आपके इंटरेस्ट में से मान लिया कि 6 लाख इंटरेस्ट माफ कर लिया, आपने 4 लाख इंटरेस्ट पे करना है, तो प्रिंसिपल तो आपको पूरा पे करना है 20 लाख, तो 24 लाख आप पे करिए। वन टाइम सेटलमेंट थोड़ा रिलैक्सेशन दे देता है कस्टमर को। ऐसा बैंक तब करता है जब बैंक अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करना चाह रहा है जल्दी से, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बैंक की इतनी अच्छी नहीं है, वो अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव करना चाह रहा है, बैंक के ऊपर प्रेशर है कि एनपीए क्लियर करे, तो कई बार बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है वन टाइम सेटलमेंट भी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इंटरेस्ट पोर्शन को कई बार ऐसा भी हो सकता है इंटरेस्ट पोर्शन ही पूरा माफ कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल पेमेंट तो पूरा करना होगा जो आपने लोन लिया है। इंटरेस्ट, जैसे विजय माल्या के केस में आपने देखा होगा, कई बार विजय माल्या बोल रहा है कि आई एम रेडी टू पे इन फुल। ठीक है, लेकिन अब जब विजय माल्या ऐसा कह रहा है आई एम रेडी टू पे इन फुल, तो बैंक एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बैंक उनके ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? बेसिकली विजय माल्या बोल रहा है आई एम रेडी टू पे इन फुल द प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल मान लो 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़, और विजय माल्या के ऊपर मान लिया 10,000 करोड़, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लिया 4,000 करोड़ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो विजय माल्या क्या कह रहा है, आई एम रेडी टू पे इन फुल 10,000 करोड़, मतलब मैं प्रिंसिपल पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करूंगा। वो ऐसा विजय माल्या का कहने का मतलब ये है। लेकिन बैंक ये चाहते हैं कि नहीं भाई, इंटरेस्ट भी पे करना है, क्योंकि बैंक ने जो कस्टमर्स का पैसा बैंक के पास आया है, डिपॉजिट होता है एफडी, आरडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की फॉर्म में, बैंक अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट तो पे करता ही है। बैंक अगर विजय माल्या से इंटरेस्ट नहीं लेगा तो बैंक को टोटल लॉस है। तो विजय माल्या का जो स्टेटमेंट है आई एम रेडी टू पे इन फुल का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, उसका मतलब है केवल प्रिंसिपल पेमेंट। ठीक है, तो ये कई बार न्यूज में आता है, तो उसका मीनिंग ये होता है। तो वन टाइम सेटलमेंट में बैंक क्या करता है, वन टाइम सेटलमेंट में इंटरेस्ट कई बार पूरा भी माफ कर सकता है या कुछ एक्सटेंट तक माफ कर देता है। तो ये बेसिकली वन टाइम पेमेंट में सेटलमेंट पूरा का पूरा हो जाता है, तो पैसे एनपीए की कैटेगरी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये वन टाइम सेटलमेंट होते हैं, बैंक के प्रोसेस होते हैं। उसके अलावा जो है, अब जो एक सिंगल लॉ है, जितने भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लॉ हैं एनपीए रिकवरी को लेकर, तो उन सारे लॉज को कंसोलिडेट करके सिंगल कंसोलिडेटेड लॉ जो है एनपीए रिकवरी के लिए, लॉ फॉर एनपीए रिकवरी, फॉर एनपीए रिकवरी कौन सा है हमारा, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ठीक है, सिंगल लॉ है एनपीए रिकवरी का। ठीक है, इससे क्या होता है, क्योंकि हमारे इतने सारे लॉ हैं, कोर्ट में केस चलता रहता है, ट्राइब्यूनल्स में केस चलता रहता है एनपीए रिकवरी को लेकर, बैंक रिकवर नहीं कर पाते, जो भी लॉ में लूप होल्स हैं उसका फायदा उठाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोर्ट में केस चलता रहता है सालों साल तक। तो हमारे यहाँ एनपीए रिकवरी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती, और इस समय जो इंडियन अथॉरिटीज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं,
जो हमारा स्टॉक मतलब पाइल ऑफ एनपीए है, एनपीए बहुत बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर, मतलब 13-14% जो पैसा है वो एनपीए है। प्राइवेट बैंक में थोड़ा एनपीए का परसेंटेज कम है, पब्लिक सेक्टर बैंक में परसेंटेज का वो जो रेशियो है, जो ग्रॉस एनपीए है और जो लोन्स एडवांसेस है उनका जो रेशियो है, पब्लिक सेक्टर बैंक का काफी खराब है कंपैरिजन करें अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ। उस हालांकि आईबीसी बिल पास 2016 पास होने के बाद वो रेशियो इंप्रूव हुआ है, ठीक है। इसको और इंप्रूव करने की जरूरत है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल में क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल बेसिकली एक सिंगल कंसोलिडेटेड लॉ है फॉर एनपीए रिकवरी, लेकिन इसमें ये क्या करता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर रहा है एनपीए रिकवरी के लिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, द कोड एस्टैब्लिशेस IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, IBBI। ये बेसिकली क्या होगा, रेगुलेटर होगा, इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर। अच्छा, एक और चीज इसमें हमें डिस्कस करना है, ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस है। तो समझ लेते हैं इंसॉल्वेंसी, उसके बाद आएंगे नंबर 1 में इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, तीनों में डिफरेंस डिस्कस करें, लिक्विडेशन, तीनों में डिफरेंस, ठीक है। इंसॉल्वेंट का मतलब है जब भी कोई इंडिविजुअल लोन लेने के बाद वो पैसा वापस ना करे तो उसे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैड फाइनेंशियल पोजीशन, बैड फाइनेंशियल पोजीशन, मीन्स कि जो हमारा कस्टमर है इज नॉट एबल टू पे बैक द लोन, तो वो अपना लोन वापस नहीं कर पा रहा है, उसकी बैड फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उसे हम बोलेंगे वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है? अब मान लिया कि बैंक अपनी रिकवरी करेगा और रिकवरी करने के लिए बैंक जो है कोर्ट तक जाएगा या ट्राइब्यूनल तक मामला जाएगा, फिर उसे लीगल डिक्लेरेशन जब कोर्ट कर देता है कि भाई इस इंडिविजुअल के पास पैसा है ही नहीं, बैंक को वापस कर ही नहीं पाएगा, तो कोर्ट जब ऑफिशियली डिक्लेयर करता है उस इंडिविजुअल को कि हाँ इसकी फाइनेंशियल पोजीशन सच में बैड है, ये वापस नहीं कर पाएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? बैंकरप्सी बेसिकली लीगल डिक्लेरेशन है, लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो बैंकरप्ट बेसिकली कोर्ट डिक्लेयर करता है, जब लीगली कोर्ट में डिक्लेयर होगा वो इंडिविजुअल बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं कि सारी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में कन्वर्ट हो। कई बार मान लिया कि मैं अगर बैंक से डिफॉल्टर बनता हूं तो केस चलेगा कोर्ट में, बैंक कोर्ट मुझसे पूछेगा कि आप किस तरीके से पैसा लौटाओगे, मैं तरीके बताऊंगा कि ये है इस तरीके से, मैं इंसॉल्वेंट हूं क्योंकि मैं ईएमआई नहीं दे रहा हूं इसलिए मैं इंसॉल्वेंट हूं। हो सकता है बीच में कोई तरीका निकल जाए जिस तरीके से मैं क्या पता अपनी ईएमआई दे पाऊं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि मैं जो हूं बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया क्योंकि बीच में कोई तरीका वन टाइम सेटलमेंट हो गया या कुछ और हो गया, और सीडीआर कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, तो बीच में कोई मेथड निकल गया जिस वजह से मुझे कोर्ट ने बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं करा। तो ऑल इंसॉल्वेंसी नीड नॉट कन्वर्ट इनटू बैंकरप्सी। एक तो ये ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं कि सारी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में कन्वर्ट हो, और बैंक भी कोशिश करता है कि सारी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में कन्वर्ट ना हो, हर कोई इंडिविजुअल कोशिश करता है, ठीक है। लिक्विडेशन क्या कब होता है? जब लीगल डिक्लेरेशन हो जाए कोर्ट की तरफ से कि ये इंडिविजुअल बैंकरप्ट है, तो उसकी प्रॉपर्टी फिर ऑक्शन की जाती है, उसकी प्रॉपर्टी बेचकर बैंक अपने लोन की रिकवरी करता है, तो उसे बोलते हैं लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन में बेसिकली ऑक्शन हो रहा है प्रॉपर्टी का, क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में कन्वर्ट हो चुकी है, उसके बाद सीधे फिर ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन से रिकवरी हो रही है लोन की जितनी भी हो रही होगी,
लोन की। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी और लिक्विडेशन में ये डिफरेंस होता है। तो अब इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड बेसिकली क्या है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि कंडीशन बैंकरप्ट या लिक्विडेशन की तरफ जाए ना, वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट है तो लोन रिकवरी बैंक इजीली कर पाए, उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर करने की कोर्ट की तरफ से जरूरत ही ना पड़े और लिक्विडेशन ना करना पड़े, उसकी प्रॉपर्टी ना बेचनी पड़े। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए ही आईबीसी कोड बिल है। तो सबसे पहली चीज इसमें यही है कि द कोड एस्टैब्लिशेस द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर होगा जो कि रेगुलेट करेगा, विल रेगुलेट ऑल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। जितने भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स हैं उनको रेगुलेट करेगा, प्रोसीडिंग्स इन इंडिया, ये इसका काम होगा। आईबीसी में एक तो ये स्टैब्लिश हुआ है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकी इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। तो पहली चीज तो ये स्टैब्लिश हुई। दूसरा इसमें हुआ है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का मतलब यह है कि जैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगी, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड कंपनी का है, जो कंपनी को चला रहा है, वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर स्टार्ट होगा, कंपनी का बोर्ड सस्पेंड हो जाएगा और कंपनी के बोर्ड को टेक ओवर करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, आईपी। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कंपनी के बोर्ड को टेक ओवर करेंगे। वो कंपनी के जितना भी बैलेंस शीट वगैरह है पूरा स्टडी करेंगे, कंपनी की जहां से भी पेमेंट आनी है, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटी क्या है, उनको स्टडी करेगा। उन सबको स्टडी करके जो है तरीका बताएगा किस तरीके से लोन की रिकवरी हो सकती है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, विद द इनिशिएशन ऑफ insolvency proceedings, board of directors of companies is suspended. Suspend हो जाएगा and will be taken over by IP, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। वो टेक ओवर कर लेंगे और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स फिर क्या करेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स असिस्ट करेंगे, कंपनी का पूरा एसेट लायबिलिटी वगैरह मैनेज करके चेक करेंगे, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दे विल हेल्प इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, दे विल हेल्प और फाइंड, दे विल हेल्प इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो एक तो ये होगा। तीसरा जो इसमें आएगा, तीसरा होगा कि सेपरेट ट्राइब्यूनल होगा। सेपरेट ट्राइब्यूनल का मतलब है, क्योंकि दो तरीके के लोग इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल, जैसे किसी ने होम लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, व्हीकल लोन लिया है। दूसरा कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस के लिए लोन लिया था, वो डिफॉल्टर बनते हैं। तो दो अलग कैटेगरी में डिफॉल्टर को डिवाइड कर सकते हैं, रिटेल कस्टमर और कॉर्पोरेट कस्टमर। तो रिटेल कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर दोनों के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल होंगे, तो सेपरेट ट्राइब्यूनल होंगे। पहले एक ही ट्राइब्यूनल हुआ करता था, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल एक स्पेशल टाइप के कोर्ट होते हैं। ठीक है, सेपरेट ट्राइब्यूनल का मतलब हो गया, एक तो डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, DRT, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल।
DRT। ये होगा इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, इंडिविजुअल कस्टमर जो डिफॉल्टर बन चुके हैं, मतलब किसी ने कोई होम लोन में डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके ऊपर केस रिकवरी का कहां पर चलेगा, DRT में। होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन तो DRT में, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल बेसिकली स्पेशल टाइप के कोर्ट हैं जो लोन की रिकवरी से रिलेटेड ही इनकी एक्सपर्टीज होती है। यहां पर नॉर्मली किसी भी कस्टमर को जेल नहीं भेजा जाएगा, यहां पर केवल रिकवरी से लेना देना होता है। लोन में अगर कोई फ्रॉड किसी ने किया होता है, जैसे सेक्शन 420 लगता है आईपीसी का, तो वो नॉर्मल कोर्ट में केस चलता है, वहां पर उसे जेल या बेल हो सकती है। DRT में जेल या बेल से कोई लेना देना नहीं होता, DRT में केवल और केवल रिकवरी की बात होती है। ये केवल सिविल प्रोसीजर है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो एक तो सेपरेट ट्राइब्यूनल होगा DRT और एक NCLT होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। यहां पर कंपनीज एंड फर्म्स के लिए, अगर वो कोई कंपनी या फर्म डिफॉल्ट कर जाता है तो उनके लोन की रिकवरी फिर यहां से होती है, सेपरेट ट्राइब्यूनल NCLT में केस चलता है। फिर कंपनी से, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाता है कि आप किस तरीके से रिकवरी करेंगे। तो जैसे यहां पर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए फिर NCLT में IP प्रोफेशनल सोल्यूशन बताएंगे कि भाई ये है, इस तरीके से लोन की रिकवरी की जा सकती है। चौथा, इसमें 4 चीजें हैं IBC में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, टाइमलाइन, टाइमलाइन फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मतलब कितना, क्या टाइमलाइन रहेगा। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का जो टाइमलाइन है वो 6 मंथ्स है। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी डिफॉल्टर, चाहे वो बैंक हो चाहे जो डिफॉल्टर हो, वो अपील कर सकता है NCLT में या DRT में, और इसमें टाइमलाइन होगी कि 14 दिन के अंदर अपील की सुनवाई होगी विद इन 14 डेज। इफ, अब इसमें यह है कि इफ केस इज एडमिटेड, इफ केस इज एडमिटेड तो टाइमलाइन क्या है रिजोल्यूशन की, 6 मंथ है, 6 महीने के अंदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होना चाहिए। कंपनी चाहे तो एग्जिट करना चाहे तो वो भी एग्जिट का ऑप्शन भी रहेगा इसमें, या लोन की रिकवरी 6 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, और इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 90 डेज मोर, मतलब 9 महीने का, कैन बी एक्सटेंडेड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 90 मोर डेज, 90 मोर डेज, 90 और दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है ये वाला टाइमलाइन, ठीक है। और अगर फिर भी कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल पाता, रिजोल्यूशन नहीं हो पाता, फिर लास्ट में प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑक्शन होगी। ऑक्शन का मतलब क्या है, कोर्ट उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगा और लिक्विडेशन हो जाएगा प्रॉपर्टी का, फिर प्रॉपर्टी बेचकर सारी रिकवरी होगी, ठीक है। तो ये हमने एनपीए से रिलेटेड डिस्कस करा। तो स्टूडेंट्स इससे आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।